हेलो दोस्तों, मैं निशा कुमारी आप सभी का सवेरा कहानी में स्वागत करती हूँ। यदि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज मुझे बेस्ट इंग्लिश लिटरेचर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसी खुशी में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया है। पार्टी में मेरे एक फ्रेंड ने कहा, यार आलोक, किसने सोचा था कि तुम हम सब में बाजी मार लोगे। एक छोटे से घर का लड़का जिसे ठीक से हिंदी भी नहीं बोलने आती हो, उसे इंग्लिश लिटरेचर में अवार्ड मिला है। उसके व्यंग भरी बात सुनकर मैं मुस्कुरा उठा। तभी मेरा सबसे प्रिय दोस्त महेश आता है। उसी ने यह पार्टी रखा था मेरे अवार्ड मिलने की खुशी में। महेश मुझसे 2 साल बड़ा भी था और मेरे दोस्त के साथ साथ मेरा गुरु भी था। उन्हीं की वजह से मैं इन बुलंदियों पर आ पहुंचा था। मैं उन्हें महेश भैया ही कहकर पुकारता था। अरे आलोक, तेरे लिए यह पार्टी रखा है और तू इस तरह कोने में चुपचाप क्यों बैठा है? महेश ने पूछा। आपको पता है कि मुझे इस तरह की पार्टियों में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत क्यों न थी? जिन जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उन्हें भी तो मालूम होनी चाहिए कि तुम आज उन सब से कितने ऊपर उठ गए हो। चलो, तुम्हें एक खास मेहमान से मिलवाता हूँ। कुछ देर में वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसने नीले कलर का सिंपल सा साड़ी पहनी हुई थी, माथे पर बिंदिया और होठों पर लिपस्टिक थी, जो दिखने में साधारण लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बेहद आकर्षक थी। इनसे मिलो, यह हिंदी साहित्य की बेस्ट राइटर प्रिया वर्मा है। और प्रिया इन्हें कौन नहीं पहचानता है? यह कोई परिचय का मोहताज तो नहीं है। नमस्ते आलोक जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्रिया का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि मैं बस उसे देखते ही रह गया। मैं उसके सामने नर्वस हो गया। महेश ने कहा, आलोक, प्रिया कुछ पूछ रही है, कुछ तो बोलो। मैंने खुद को संभाला और बोला, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। महेश ने कहा, तुम दोनों बातें करो, मैं बाकी के मेहमानों को देख कर आता हूँ। प्रिया ने कहा, यहाँ काफ़ी शोरगुल है, मुझे शांति चाहिए। मैंने झट से कहा, फिर चलते हैं बाहर। मुझे भी पार्टियाँ खास पसंद नहीं हैं। हम बाहर निकल आए। काफ़ी देर चुप रहने के बाद प्रिया बोली, महेश सर आपकी बहुत बड़ाई करते हैं। अब समझी क्यों करते हैं? मैंने पूछा। आप क्या समझ गई? यही कि इतना चुप रहने वाला व्यक्ति को इंग्लिश लिटरेचर का अवार्ड कैसे मिल गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं बोलने लगूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। उसने कहा, चलिए, कुछ तो कहा आपने। मैंने कहा, दरअसल आप जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के सामने मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। सुना था कि हिंदी साहित्य वाले बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। आज मिल भी लिया हूँ। ब्यूटी विद ब्रेन हो आप। आप तो कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। हम चाहे हिंदी साहित्य में कितने भी पुरस्कार ले लें, लेकिन इंग्लिश का ही बोलबाला है इस देश और समाज में। हम तो वहाँ शून्य के भांति हो जाते हैं। मैंने कहा, अपनी भाषा को शून्य नहीं समझना चाहिए। देखा जाए तो शून्य की बहुत वैल्यू है। शून्य ही तो हमें अनंत तक ले जाता है। माना कि इंग्लिश का बहुत वैल्यू है हमारे देश और समाज में, लेकिन किसी को यह बात नहीं भूलना चाहिए कि इंग्लिश हमारी ज़रूरत है। हमारी भाषा, जो भी हम बोलते हैं, वह हमारी पहचान है। प्रिया ने आलोक की बातें सुनकर तालियां बजाने लगी। सच, कितनी अच्छी और प्यारी बात किया आपने। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो हर भाषा को सम्मान दे पाए। मैंने कहा, हिंदी ही मेरी पहचान है, इसलिए मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि हर भाषा अपने आप में अद्वितीय है। खैर छोड़िए मेरा, आप बताइए, आप महेश भैया को कब से जानती है? प्रिया ने कहा, महेश मेरे पापा के फ्रेंड के बेटे हैं, इसलिए पहचान है। मुझे हिंदी में बहुत रुचि थी, लेकिन मेरे पापा को यह पसंद नहीं था। वह चाहते थे कि मैं विदेश चली जाऊँ, लेकिन मुझे जाना नहीं था और पापा को महेश के सिवा दूसरा कोई नहीं समझा सकता था। वह उन्हें समझाए और तब से मैं उन्हें सर ही कहकर बुलाती हूँ। अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, फिर कब मिलना होगा? तो आप आइए कभी हमारे घर चाय पर महेश सर के साथ। प्रिया तो चली गई, लेकिन मेरा दिल उनके जाने से दुखी हो गया। 1 सप्ताह गुजर गए, मैं प्रिया को भूल ही नहीं पा रहा था। मुझे महेश भैया का कॉल आया। अरे आलोक, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं भैया, बस यूँ ही बैठा हूँ। तो मैं आता हूँ, रेडी रहना, कहीं जाना है, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैं दुविधा में था कि जाना कहाँ है। मैं रेडी होकर बैठ गया था और वह आ गए। चलो आलोक, रेडी हो? मैंने पूछा, जाना कहाँ है?
यह तो बता दीजिए, चलो देख लेना। उनकी गाड़ी एक बहुत ही बड़े बंगले के सामने रुकती है। हम गाड़ी से उतरकर अंदर जाते हैं। यह किसका घर है, कुछ बताओगे आप? वह चुपचाप अंदर चले गए और मैं उनके पीछे। मुझे प्रिया हमारी तरफ आते हुए दिखाई दी। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि यह आलीशान घर प्रिया का है। वह बोली, आओ आलोक। महेश ने कहा, मैं तो हमेशा आता रहता हूँ, तुम आलोक का स्वागत करो। अंकल नहीं दिख रहे हैं। प्रिया ने कहा, पापा 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं, मम्मी को बुला लेती हूँ। मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। पहली बार अपनी ज़िंदगी में अंदर से ऐसा आलीशान घर देख रहा था। बाहर से तो कई बार देखा था। मुझे अपने आप पर लज्जा आ रही थी कि प्रिया महलों की रानी, और मैं क्या ही कहूँ, लेकिन इतने अमीर होने के बाद भी वह स्वभाव से नरम और सहज थी। शायद हिंदी साहित्य का ही यह कमाल था। महेश प्रिया की मम्मी से बात कर रहे थे। प्रिया मुझे अपने स्टडी रूम में लेकर चली गई, और स्टडी रूम तो मेरे बेडरूम से भी कहीं बड़ा था। उसने कहा, मेरा अधिकतर समय यहीं गुजरता है। मैंने चारों तरफ नज़रें घुमाई। एक से एक बड़े लेखक का बुक उसके शेल्फ में रखा हुआ था। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ, मैंने कहा। प्रिया, किसी और दिन, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा। वह महेश भैया पहले बताए होते तो यहाँ आने से पहले ही मैं। अरे तुम मुझे इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं, तुम चले जाना, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैंने पूछा। यही कि तुम हर रोज़ मुझे इंग्लिश पढ़ाने आओगे जब भी तुम्हें समय मिले। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, क्या सोच रहे हो? यही कि मैं जो कभी भी किसी से भी इंग्लिश पढ़ सकती हूँ और सीख भी सकती हूँ, वो तुमसे क्यों कह रही है? मैंने मन में कहा, मेरे पूछने से पहले ही समझ गई। अब समझ गई हो तो बता भी दो। इसलिए इस बहाने तुमसे मिलना भी हो जाएगा, और तुमसे अच्छा मुझे और कोई पढ़ा भी नहीं सकता है। मैं हर रोज़ शाम को प्रिया को इंग्लिश पढ़ाने जाता, और इस तरह हमारी मुलाकात हो जाती। मैं सुबह से ही इंतज़ार में बैठा रहता कि शाम कब होगी। प्रिया एक दिन सोचती है, आलोक की बातचीत, हंसी मजाक सब सीमा से बाहर नहीं जाता है। आलोक आज के यंग लड़कों की तरह नहीं है, इसलिए तो मैं आलोक के साथ सहजता से अपनी हर बात कह पाती हूँ, और वह उतनी ही गंभीरता के साथ मेरी हर बात सुनकर समझते हैं। एक दिन प्रिया ने आलोक से कहा, थैंक यू, तुम बहुत अच्छे दोस्त बनकर मुझे समझे हो। मेरी इतनी मदद किए उसके लिए भी थैंक यू। आलोक, अब मेरी इंग्लिश की कोर्स कंप्लीट हो गई है, लेकिन यह मत समझना कि हम दोस्त नहीं रहे हैं। मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। अब रोज़ तो नहीं, लेकिन कभी कभी मैं प्रिया से मिलने उसके घर चला जाता था। एक दिन मैं अपने घर में प्रिया के ख्यालों में खोया हुआ था। उसी वक्त महेश भैया वहाँ पहुँचते हैं। कहाँ खोए हुए हो? अरे भैया आप? महेश बोला, आजकल बहुत बिजी हो ना मिलना ना कॉल करना, इसलिए सोचा कि मैं ही तुमसे मिलने आ जाऊं। मैंने कहा, वह जॉब के लिए ऑफ़र आया था भैया, कई यूनिवर्सिटी से लेक्चरर के लिए, उसी में बिजी था। महेश ने कहा, अरे वाह, यह तो अच्छी बात है। चलो मैं भी तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ, वह मेरी शादी हो रही है। यह सुनकर मेरा चेहरा खुशी से खिल गया। कांग्रेट्स भैया। कौन है वो खुशनसीब लड़की? वह बोले, तुम जानते हो उसे? मैं जानता हूँ? मैं हैरानी से पूछा। मुश्किल से तो 2-4 लड़कियों को जानता हूँ, और आप कह रहे हो कि मैं उसे जानता हूँ? कहते कहते मेरी आवाज़ धीमी हो गई। मेरा चेहरा जो कुछ देर पहले खुशी के लहर में थी, अब वो आश्चर्य और पीड़ा में बदल गई। मैंने पूछा, क्या वो प्रिया है? सही पहचाना। मुझे भी नहीं पता था कि हमारी शादी हो रही है। मैंने कभी भी प्रिया को उस नज़र से देखा ही नहीं, लेकिन हमारे परिवार वालों ने यह रिश्ता तय कर दिया। फिर मैंने भी सोचा शादी तो करनी है, फिर प्रिया से अच्छी और समझदार लड़की कहाँ मिलेगी? महेश के चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। मैंने पूछा, और प्रिया भी क्या यही चाहती है? वह बोले, मैंने पर्सनली प्रिया से तो नहीं पूछा, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ उसके पापा नहीं शादी करेंगे, इसलिए मुझे यकीन है कि वो यही चाहती होगी। चल मैं चलता हूँ, अभी से कह देता हूँ हमारी शादी में तुझे रहना है। जाते जाते महेश ने कहा। यह खबर मेरे दिल दिमाग को ऐसी चोट दी कि मेरे आंखों से झरने की तरह आंसू बह निकले। मेरा और प्रिया का कुछ ऐसा भी संबंध होगा, मैंने सोचा नहीं था। ना चाहते हुए भी प्रिया से मिलने चला गया। सोचा आखिरी बार उसे देख लूँ। मैं उसके घर गया तो वह अभी बिजी थी, तो मैं उसके स्टडी रूम में चला गया। वहाँ उसके एक टेबल पर उसका फ़ोटो रखा हुआ था। मैं उसे हाथ में उठाकर देखने लगा, और मेरी आंखों से बहते आंसू की कुछ बूंदें
उस फोटो पर गिर पड़े। मैं अपनी रुमाल निकाल कर जैसे पोंछने को हुआ, प्रिया मेरे सामने थी। उसे देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। हम दोनों काफ़ी देर चुप रहे तो उसने कहा, बहुत देर हो चुकी है इन सारी बातों के लिए आलोक। मैंने कहा, देर तो हो गई है मुझे अपनी फीलिंग समझने और तुम्हें बताने में। मैं यह सोचता रहा कि तुम सोने की गुड़िया हो और मैं ठहरा जो आसमान छूने की ख्वाहिश पाल लिया। छोड़ो, अच्छा ही हुआ जो हुआ। तुम्हारी शादी में तो नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारे लिए यही दुआ करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। इस बात को अब 4 साल गुजर गए। मैं बेंगलुरु आ गया था, फिर कभी भी इलाहाबाद जाना नहीं हुआ। ना मैंने कभी महेश भैया से बात किया, ना ही उस दिन के बाद उनसे मिलना हुआ। मेरे लिए कई रिश्ते आए। ऐसा नहीं था कि मुझे शादी नहीं करना था, लेकिन मुझे खुद ही इस बात का नहीं पता कि मैं अब तक सभी को क्यों मना करते आया था। मुझे मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कल्चरल प्रोग्राम के लिए इलाहाबाद जाना हुआ। 4-5 दिन रुकने के बाद मुझे वापस लौटना था बेंगलुरु, लेकिन क्यों मेरा मन बार बार प्रिया की याद दिला देता। मैं उस रास्ते की तरफ चल पड़ा जहाँ प्रिया का घर था। उसके घर के करीब पहुँच गया, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं वापस लौटने के लिए अपना कदम पीछे किया कि चौकीदार मुझे देखकर पहचान गया और बोला, साहब, आप इतने साल बाद यहाँ प्रिया मैम से मिलने आए हैं, अंदर आइए। उसके आग्रह पर अंदर तो चला गया, लेकिन यह सोच रहा था कि पता नहीं प्रिया को कैसा लगेगा मुझसे मिलकर। इतने सालों में हमने ना एक दूसरे से कभी बात किया और ना ही कोई फ़ोन और मैसेज, कुछ नहीं हुआ था। पता नहीं उसका इस तरह से मुझे मेरा आना अच्छा भी लगेगा कि नहीं। लेकिन मैं जैसे ही घर के अंदर गया, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे 4 साल पहले था, लेकिन घर में एक अजीब सन्नाटा और खामोशी भी थी। मैं सीधे स्टडी रूम में चला गया। प्रिया की वह पुरानी तस्वीर देखकर मैं मुस्कुरा उठा। तभी पीछे से, आप? मैं पीछे मुड़कर देखा तो बोल पड़ी, क्यों, क्या हुआ? प्रिया को इतनी जल्दी भूल गए जो पहचानने की कोशिश कर रहे हो? प्रिया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। मेरा ध्यान उसकी बात पर नहीं था। मैं प्रिया की पहनावा को देख रहा था। सुहाग की कोई निशानी नहीं थी, ना तो हाथ में चूड़ी था, ना माथे पर सिंदूर की बिंदी। यह क्या है? तो क्या प्रिया विधवा हो चुकी है? किंतु मेरा मन इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। क्या सोच रहे हो आलोक? प्रिया ने पूछा। मैं चौंक पड़ा। कुछ तो नहीं। वैसे ही मैं देख रहा था कि प्रिया ने बात काटकर कहा, विधि के विधान को कौन टाल सकता है? मैंने पूछा, यह सब कैसे और कब हुआ? शादी के 2 साल बाद ही महेश की तबीयत खराब होने लगी। बहुत कोशिश किया गया, लेकिन हम बचा नहीं सके। यह सुनकर मुझे महेश का ख्याल आ गया। कैसे इन सालों की दूरियों ने मुझे महेश की मौत का भी खबर नहीं पहुंचने दी। 1 साल पहले मेरे पापा भी चल बसे। मम्मी अकेली थी और मेरे पापा ने सारी प्रॉपर्टी मेरे हवाले कर दिए थे, इसलिए मैं अब यहीं रहती हूँ। मैंने पूछा, और तुम्हारे ससुराल वाले? वे लोग बहुत अच्छे हैं। महेश के जाने के बाद मुझे बहुत संभाला और साथ भी दिया। मेरी छोड़ो, अपना कहो। तुम तो हमें भूल ही गए थे, लेकिन महेश हमेशा तुम्हें याद करते थे। मैंने कहा, कुछ खास नहीं है कहने को, बस लाइफ कट रही है। और आंटी कहाँ हैं? माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, अपने कमरे में आराम कर रही होगी। मैं अभी बुला लेती हूँ। मैंने कहा, नहीं, रहने दो, फिर कभी। चलता हूँ, मेरी आज बेंगलुरु के लिए शाम में ट्रेन है। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई। शायद इतने साल बाद उसे कोई उसके दिल की पीड़ा समझने वाला मिला था, लेकिन मेरा जाना जरूरी था। मैं बेंगलुरु वापस तो आ गया, लेकिन प्रिया का ख्याल मन से जा नहीं रहा था। उसका वह रूप जिसकी देखने की कल्पना भी मैंने नहीं किया था, वह रूप मेरी आंखों में छप गया था। अभी उसकी उम्र ही क्या है, और अकेली जिंदगी ने उसे अभी से ही प्रौढ़ बना दिया था। उसे मेरी ज़रूरत हो सकती है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर इलाहाबाद लौट आया। जब भी मैं प्रिया से मिलता, प्रिया पहले की तरह नहीं थी, चुपचाप ही रहती। समय ने प्रिया को मजबूत और मैच्योर बना दिया था। मैं हर बार प्रिया से कुछ कहना चाहता था, किंतु कहते समय मुझे ऐसा मालूम होता जैसे वह बात मेरे गले में ही अटक गई हो। वहाँ मैं कुछ कह नहीं पाता। एक दिन हम दोनों टहल रहे थे। प्रिया चुप थी। तभी मैंने उससे पूछा, प्रिया, तुम अपना सारा जीवन इसी प्रकार अकेले बिता दोगी? अभी तो आंटी है, लेकिन उनके जाने के बाद क्या होगा? क्या करूं? ईश्वर की यही इच्छा है। प्रिया ने शांति से उत्तर दिया। प्रिया, इस किस्मत को सुख में बदला भी तो जा सकता है। प्रिया ने कहा, कौन सा सुख और कैसा सुख? तुम ही बताओ, मेरी समझ में तो नहीं आता। मैंने अपने धड़कते हुए हृदय से कहा, पुनर्विवाह, जैसे तुम्हारी दोस्त रीमा ने किया था। यह सुनकर प्रिया को धक्का सा लग गया।
उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, मुझसे तो कभी नहीं हो सकेगा। मैं चुप हो गया। मैं यह बात कहकर पछता रहा था कि कहीं मैं प्रिया की नज़रों से नीचे न गिर जाऊं। हम दोनों के दिमाग में एक प्रकार से तूफान से उठ पड़ा। टहलते टहलते प्रिया एक जगह बैठ गई और इशारे में मुझे भी बैठने को कहा। आलोक, मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ शायद तुम ये अच्छी तरह से जान नहीं पाए हो, और तुम भी मुझे अब तक चाहते रहे यह भी मुझसे छुपा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे या किसी से भी शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी नज़रें नीचे करके उसकी बात सुन रहा था। महेश हम दोनों को प्रिय थे। जब मेरी महेश से शादी हुई तो बहुत अच्छे पति थे, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाई क्योंकि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह बात जानने के बाद भी मैंने महेश से शादी किया क्योंकि मैं अपने पापा का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं महेश के साथ बहुत खुश थी, लेकिन वह खुशी भी मेरे नसीब से चला गया। लेकिन उनकी यादों के सहारे अब तक जी रही हूँ और आगे भी ऐसे ही रहूँगी। मैं उनकी यादों पर कलंक नहीं लगा सकती हूँ। तुम्हें एक बात पता नहीं है आलोक, महेश को हमारे बारे में पता चल गया था, इसलिए वह इस बात को लेकर हमेशा दुख में रहते कि उन्होंने तुम्हें और मुझे तकलीफ दी है। यही वजह उनकी मौत का कारण बन गया। इसलिए आज भी मैं उनके हमारी ज़िंदगी से जाने की वजह हमारा प्रेम ही मानती हूँ। ना उन्हें हमारे बारे में पता चलता तो शायद वह आज जिंदा होते। इसलिए मैं कभी भी तुमसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। मैंने पूछा, तो हमारा प्रेम, क्या इसका कोई महत्व नहीं है? प्रिया ने कहा, हमारा प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ है और उसे ऐसे ही रहने दो। जरूरी तो नहीं कि हर प्रेम का अंत विवाह ही हो। उसकी बातें मुझे यह एहसास दिलाती कि उसका प्रेम मेरे प्रेम से भी दौर में आगे निकल गई है, जो उसे महान बना देती है। मैंने कहा, हो सकता है कि तुम सही हो, लेकिन तुम्हारी हर बात से मैं सहमत नहीं हूँ। तुम्हारे फैसले का मैं दिल से स्वागत करता हूँ, लेकिन यह भी सच है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा जैसे अब तक करते आया हूँ। यह बातें सुनकर हम दोनों की आंखें डबडबा गई। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।